आदाब व तस्लीमात प्यारे दोस्तों, प्रोग्राम 20 मिनट्स विद शहजाद चौधरी के साथ शहजाद चौधरी की तरफ से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद। तपती आग बरसाती और दलदल में धंसी हुई मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी से आपके लिए, हमारे लिए अपने कीमती 20 मिनट गुजारने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गोहरे नायाब नौजवान शायर, हमारे शाम व सहर के प्यारे दोस्त जनाब ज़ैन साहब खुश आमदीद। जनाब ज़ैन मेरे दोस्त, ज़िंदगी तो बहुत हसीन नेमत है और आपने इतनी छोटी उम्र में शायरी, सुखनवरी जैसी मुसीबत अपने गले में डाल ली। क्या अपनी ज़िंदगी से कोई दुश्मनी है, अपने आप से कोई दुख है आपको? सबसे पहले मैं तो ब्लैक रिंग्स प्रोडक्शन और रेड न्यूज़ वालों का और बिलखुसूस फैसल शहजाद चौधरी का बहुत ज़्यादा ममनून हूँ कि जिन्होंने मुझ बंदा नाचीज़ को ये इतनी इज़्ज़त अफजाई दी और यहाँ पर बुलाया। शायरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये मैंने कम उम्री में ही आगाज़ कर दिया था। ये दुश्मनी और ये अज़ियत आगाज़ से ही है, शायद कि मेरी पैदाइश के साथ ही इसने भी जन्म लिया, तो साथ साथ चल रही है तब से, आगाज़ से ही। जी ज़ैन साहब, शायर जो है वो दूसरों से, जो आम आदमी है उससे बहुत आगे की सोचता है, सालों साल आगे की सोचता है। तो मेरा ख्याल है आप जो कह रहे हैं कि आपने ज़िंदगी के बचपन से ही, यानी कि शुरुआत से आपका जो सुखनवरी का मशगला है वो जारी उसारी है, यानी कि आप ज़िंदगी को बहुत जल्द समझ गए थे कि ज़िंदगी भैया वैसे भी थोड़ी सी अनखट सी और खट्टी मीठी है, इसको शायरी में लेके लपेट के दूसरों तक इसका जो पैगाम है, इसका जो फ़लसफ़ा है वो आप पहुंचाना चाह रहे हैं। जहाँ तक आपका सवाल बहुत अच्छा था कि फ़लसफ़ा ज़िंदगी देखें उम्र के साथ साथ और तजुर्बात और मुताले के साथ साथ आता है। तो शायरी जो है आगाज़ से उस वक्त तो ज़ाहिर है किसी को भी फ़लसफ़ा ज़िंदगी का क्या इल्म होगा कि भाई 7 साल का बच्चा या 5 साल के बच्चे को क्या पता होगा कि आगे ज़िंदगी के क्या मसाइल हैं और उनको शेर में कैसे बुनना है। लेकिन ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, खुदादाद सलाहियतें हैं। अब अगर आप कहें कि एक मुसव्वर जो है वो अगर बचपन से ही ड्राइंग्स बनाता है, खाके बनाता है, तो क्या वो वही खाका बनाएगा जो उसने अपनी 20 साल या 24 साल या अपनी अगली उम्र में बनाना है? ज़ाहिर है वो कुछ बचगाना सी चीज़ें बनाएगा जो उसकी अक्ल और फहम पर उतरेंगी। हाँ, ये कहा जा सकता है कि उस दौर का शायर या उस दौर का जो ज़ैन अब्बास था वो अपने दौर के लड़कों से या अपनी दौर की जो नस्ल थी उससे आगे का सोचता था या आगे देखता था। ज़ैन साहब, जैसे कि आपने कहा कि आपको जो ये शायरी का शगफ मिला है वो घर से, यानी कि आपके बुजुर्गवार जो हैं वो मुताले का बहुत अच्छा रुझान था आपके घर में। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शायरी तो बाकायदा उस्ताद से सीखी जाती है, आपको इल्मुल कलाम, इल्म अरूज जो हैं, बहरें, औज़ान, वो घर से ही कहीं से सीखने का मौका मिला या आपने किसी और उस्ताद से शर्फ़ तलम्मुस हासिल किया? हाँ, जहाँ तक ताल्लुक़ है इल्मुल अरूज सीखने का और जो है ये शेर का क्राफ्ट वगैरह, ये चीज़ें सीखने से ही आती हैं, कोई माँ के पेट से तो सीख कर नहीं आता। ये चीज़ें हैं, सीखने वाली हैं। तो इसकी बड़ी लंबी कहानी है कि कैसे एक नौजवान शायर जो है वो किस तरह, या तो बेसिक सी बात है, या तो शायर होता है या नहीं होता। तो शायर मेरे ख्याल से कि अरूज और क्राफ्ट वो पैरामीटर्स हैं कि जिससे शेर को शेर कहा जा सकता है। बाकी तो ख्याल है जो आप लफ्ज़ों में बुनते हैं वो नसर में भी बुन सकते हैं आप। तो अब ये जो था आपने बड़ा उस्ताद की जो बात की, तो ये मेरे लिए एक जज्बाती कैफियत होती है जब भी मेरे उस्ताद का जिक्र मेरे सामने किया जाए। तो वो उस्ताद मोहतरम जनाब आबिद हुसैन आबिद साहब हैं, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के जो हैं रूह रवां आबिद हुसैन आबिद साहब। तो मैं उनके पास आया, वहाँ पर मैंने चीज़ें दिखाई और उनसे फिर इल्मुल अरूज बाकायदा तौर पर सीखा। सिर्फ इल्मुल अरूज तक नहीं बात रहती, आबिद हुसैन आबिद साहब ने मेरी बाकायदा तौर पर अदबी और फ़लसफ़ाती और ये तरबियत की, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह शायद कोई अपने बच्चे को पालता है, अपने बच्चे की तरबियत करता है। ज़ैन साहब, मैं पिछले दिनों एक वेबसाइट है हम सब,
اس پہ ایک مضمون پڑھ رہا تھا. نوجوان شاعر ہیں آغر ندیم, انہوں نے سینئر شعراء کو, سینئر ادیبوں کو اچھا خاصا یعنی کہ کہتے ہیں کہ برا کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سینئرز جو ہیں وہ نوجوانوں کو آگے نہیں آنے دیتے, وہ اپنی سینیارٹی جھاڑتے ہیں, وہ نوجوانوں کو سکھاتے نہیں ہیں, وہ اپنے نظریات اور اپنی شخصیت کے تلے اس کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں. کیا آپ بھی, کیونکہ جیسے آپ نے بھی ایک مثال ابھی ہمیں بتائیے کہ ایک شاعر تھے, انہوں نے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کیا, آپ پر انہوں نے کہا کہ آپ بے وزن شاعر ہیں, آپ شاعر نہیں ہیں, آپ نثر لکھ سکتے ہیں. بڑی شخصیات کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا رعب اور دبدبا جما کے رکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو نئے آنے والے ہیں, نئے سیکھنے والے ہیں, وہ ہمارے اثر کے نیچے رہیں, ہماری بات سنیں, ہمارے نظریات کو فالو کریں اور ہماری ہی واہ واہ میں حصہ بٹائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب عابد صاحب آپ کو ملے, ان میں اور دوسرے سینئر شعراء میں کوئی فرق تھا؟ جیسے کہ عابد صاحب کا ایک اپنا شعر ہے جو کہ ثابت کرتا ہے کہ وہ شاید ہمارے نوجوان کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بغاوت کی طرف آئے. آپ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ عابد صاحب کا شعر ہے, انسان میرے عہد کا پتھر کی طرح ہے اور حرف بغاوت اسی پتھر سے اٹھے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عابد صاحب نئے نوجوانوں کو ایک امنگ دیتے ہیں, ایک امید دیتے ہیں, آگے بڑھنے کا جذبہ دے رہے ہیں اور پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں؟ کیسے ہی؟ ہاں جی, جہاں تک سینئر شعراء کا تعلق ہے, ایک خاص حلقہ ہے. اب تو ایک بدقسمتی یہ ہے کہ بڑے شاعروں کی لابیز بن چکی ہیں, تو ایک خاص مخصوص حلقہ ہے. اسی طرح جس طرح جنگل کے قانون میں ایک گروہ کا شعر دوسرے گروہ میں شامل ہو تو وہ خود ہی مار دیتے ہیں, تو اسی طرح ہی ہے, لابیز ہیں, کسی دوسرے گروہ میں شامل نہیں ہونے دیتے. لیکن جناب عابد حسین عابد سب سے مختلف ہیں, اس پہلو سے وہ سب سے مختلف ہیں. لیکن صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ گروہ بن چکے ہیں, تو جو یہ اب ادبی حلقے ہیں, جیسے کوئی حلقہ ارباب ذوق ہے, کوئی فلاں بزم بنی ہوئی ہے, کوئی فلاں انجمن بنی ہوئی ہے, یہ کیا ادیب جو ہیں اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ یہ نظریاتی اختلافات کی وجہ سے الگ الگ ہوئے ہیں یا ذاتی شخصی اختلافات ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہر شعر نے اپنا گروہ بنا لیا ہے؟ مثلا ادیب جو ہے وہ معاشرے کے لیے چراغ ہے, معاشرے کو سوچ دیتا ہے, معاشرے کو سوچنے کی وہ زاویے بتاتا ہے جو عام آدمی سوچ نہیں سکتا. معاشرے کی وہ پرتیں سامنے لاتا ہے ادیب یا شاعر کہ دوسرا جو ہے اس کو پڑھ کے, اس کو دیکھ کے, سوچ کے معاشرے میں نئی ڈیولپمنٹ لاتا ہے. تو جو اگر ادیب ہی مختلف جگہوں پہ, مختلف کونوں پہ, اگر ہم معذرت کے ساتھ اگر میں کہوں کہ ہر کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہے, یہ ادب کو نقصان نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں جی, وہی میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہے یہ آپ حلقہ ارباب ذوق اور انجمن ترقی پسند مصنفین کی بات کر رہے تھے. یہ تو نظریاتی اختلافات ہیں, یہ آج سے نہیں, یہ آغاز سے ہی ہیں. تو یہ بیسیکلی شاعر کا نظریاتی یا شخصی نہیں اختلاف اس میں. یہ تو ہاں, ہم حلقے میں بھی ہم بھی جاتے ہیں, وہ لوگ بھی ہمارے ہاں آتے ہیں, لیکن جو نظریاتی اختلاف ہے یہ تو انسان کا نظریاتی اختلاف ہے. کہ شاعر کا نظریاتی اختلاف تو بات کی بات ہے, پہلے تو انسان ہے نا ہر شاعر, یہ تو انسان کا ذاتی اختلاف ہے. اور اس کے بعد جو آپ نے بات کی وہ لابیز کی, وہ شخصی اختلافات پہ ہیں. وہ حلقے کے اندر بھی ہو سکتی ہیں, وہ انجمن میں بھی ہو سکتی ہیں, وہ شخصی اختلافات پر لابیز بنی ہوئی ہیں. ذہن صاحب, آپ ان نوجوان شعراء میں سے ہیں جو بہت اعلیٰ غزل کہتے ہیں, بہت اعلیٰ نظم کہتے ہیں, شاندار شاعری آپ کی ہے. آپ صبح و شام میرے ساتھ ہوتے ہیں, ذاتی طور پر میں آپ کو جانتا ہوں. جب آپ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں شاعری ہی چل رہی ہوتی ہے. گپ شپ کی اگر محفل ہے, ویسے دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ شاعری میں گھسے ہوئے رہتے ہیں. مطلب شاعری آپ پہ حاوی ہے کہ آپ شاعری پہ حاوی ہونا چاہ رہے ہیں؟ یہ آپ کا بڑاپن ہے, آپ ہمیں اچھے شاعروں میں گردانتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ میں اپنی نجی محفلیں جو ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ جو گپ شپ کا ماحول ہوتا ہے, اس میں بھی بیشتر شاعری ہی میرا موضوع سخن ہوتا ہے. کیفیت کہہ لیں یا آپ سب ادب سے شغف رکھنے والے شاعر ادیب دوست ہیں, تو وہ اندر سے ہی باتیں کچھ نکلتی ہیں, وہ آؤٹ آف کنٹرول چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ہر محفل میں تو نہیں, میڈیکل کے جو میری میٹنگز ہیں یا محافل ہیں, جب میں اپنے ڈاکٹرز دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو ان کے ساتھ تو یہ موضوع سخن نہیں رہے گا. ظاہری بات ہے, آپ ایک ادب کے روشن چراغوں میں سے لوگ ہیں, میرے دوست ہیں, تو آپ لوگوں کے ساتھ یہی موضوع سخن رہے گا. پھر بعض اوقات اندر سے ہی باتیں نکلتی ہیں اور یہی موضوع رہتا ہے. جان صاحب, میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جیسے یہ آپ کی عمر ہے,
माशाल्लाह नौजवान हैं, इस नौजवानी में जो शायर होते हैं वो ज़्यादातर आशिकी, महबूब और मेहंदी लगे हाथ, जुल्फ़ों, आँखों, इन्हीं चीज़ों के या हिजर वसाल के मामलात को लिखते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ आपकी शायरी में एक नया रुख है, आप नौजवान नस्ल को एक उम्मीद दिलाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि नई ज़िंदगी जो है वो दूसरे इंसान के बारे में सोचने की है। मतलब ये सोच आपके यहाँ कैसे आई? आपकी नौजवान हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, मतलब आपके अंदर वो क्या आशिकी नहीं है? आपको किसी से प्यार नहीं हुआ कि वो शायरी आती नहीं आपको? जहाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मेरी शायरी में ज़्यादातर वो समाजी मसाइल हैं, यही तरबियत है आबिद साहब की कि आप माशरे को, समाज को और ज़िंदगी को किस तरह देखते हैं। मोहब्बत मेरा मसला है, मेरा माशूक मुझे मिलना नहीं चाहता, इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? भूख हम सबका मसला है, ज़िंदगी गुजारना हम सबका मसला है। माशूक मिलना नहीं चाहता या माशूक मिलना नहीं चाहती, ये दो सर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नहीं, चाहती आप ले लें, जाहिर बात है चाहती होगी। तो ये मेरा ज़ाती मसला है, हिज्र मेरा ज़ाती मसला है, वस्ल मेरा ज़ाती मामला है। माजरत के साथ क्या आपको प्यार हुआ? ये एक ज़ाती निजी मामला है, इसको ना ही चढ़ा जाए तो बेहतर होगा। नहीं, शायर तो है, वो लफ्ज़ों के ज़रिए इजहार करता है। नहीं, एक कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली तो नहीं, एक ख्याली तौर पे शायद, तो ख्याली तौर पर है कुछ ना कुछ, तो प्रैक्टिकली कोई भी नहीं है। ख्याली दुनिया के बासी हैं? नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता। मैं बीइंग प्रैक्टिकल सोचता हूँ। फिजिकली आपको किसी से मोहब्बत नहीं हुई? नहीं, हाँ, ये दैट्स द पॉइंट कि मैं फिजिकली अभी तक कोई मोहब्बत नहीं हुई। इनका फरिश्तों से मोहब्बत? ख्याल में शायद फरिश्तों से मोहब्बत शायद। तो वो मैं बात कर रहा था कि मोहब्बत की, तो उस पर हैं मेरे अशार, ये इतने मीठे हैं उसके सूखे लब, सो मुझे तशनगी बनानी पड़ी। ऐ मुसव्वर तेरे हाथों पे कसीदा लिख दूं, खुश्क रुखसार पे क्या खूब बनाया आंसू। ज़ैन साहब, आपकी बातों में तजाद आ रहा है। वैसे ख्याल में आप कुछ भी सोच सकते हैं, इनके फरिश्तों ख्याल पर कोई पाबंदी नहीं, यही तो परवाज़ है, ख्याल है, ख्याल की परवाज़ है कि आप कहाँ तक उड़ते हैं। आपका ख्याल के लब आपने देखे हुए कि वो खुश्क होते हैं? हाँ, ये मैंने देखे, आपने तो नहीं देखे। यानी आपकी जो महबूबा है उसका नाम फरिश्ता है? हाँ, ये भी आप सोच सकते हैं। जैन साहब, आप शुरू में जहाँ तक मैं जानता हूँ नसर नगारी की तरफ भी आपने कदम रखा, तब आज़माई की है। क्या नसर नगारी इस वजह से आपने छोड़ दी? माशाल्लाह आपकी शायरी तो बहुत कमाल है। क्या इस वजह से छोड़ दी कि जो राइटर लिख रहा होता है, मंजर कशी कर रहा होता है, मसलन उसको औरत के साथ जो तकालीफ हो रही हैं, किसी मजदूर के साथ वो तकलीफ लिख रहा है, उसी कर्ब से, उसी अजियत से, उसी तकलीफ से उसको गुजरना पड़ता है। क्या आप आइंदा आने वाले वक्तों में नसर की तरफ आएंगे? नसर निगारी छोड़ी तो नहीं मैंने, खैर जो है अफसाने की आप बात कर सकते हैं। आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छे नसर निगार हैं, साहिब मजमून और साहिब अफसाना हैं, आप तो अच्छे अफसाना निगार हैं। अफसाना जहाँ तक ताल्लुक़ है, आगाज़ में मैंने अफसाना निगारी शुरू की, अफसाने लिखने शुरू किए, लेकिन वहाँ मसला ये नहीं कि आप तवाइफ के ऊपर लिख रहे हैं या मजदूर के ऊपर लिख रहे हैं या किसी और समाजी पहलू पर लिख रहे हैं तो आपको उस कर्ब से गुजरना पड़ता है, वो तो शायरी में उससे ज़्यादा गुजरना पड़ता है। आप क्या समझते हैं कि नज़रियात जो हैं वो सिर्फ नाराबाजी की शायरी करना, वो इस पे इनके पास रह गया, जैसे कि इन पे इल्ज़ाम लगता है कि ये सिर्फ नाराबाजी की शायरी करते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो शायरी जमालियात है, जो शायरी का हुस्न है, मसलन होंठ, भीगे भीगे होंठ हों, जुल्फ़ें हों, मसलन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन पे ये कहा जाता है कि नारे की कि इनकलाब ले आओ, सुर्ख कर दो, ये कर दो, ढा दो, बहुत कुछ हो रहा है। क्या आपके नज़दीक, आपकी अंजुमन, आपकी थॉट के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि मुआशरे में सिर्फ दुख और कर्ब और जुल्म ही है, मतलब कोई उम्मीद की चीज़, कोई अच्छी चीज़, कोई हुस्न, कोई रंगीनियाँ, ये आपको नज़र नहीं आती? देखिए, जो कुर्बानियों का जहाँ तक सिलसिला है वो तो अब तक जारी है। फैज़ साहब और जालिब साहब ने तो अपने अहद में कुर्बानी दी, अहद के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, तो आज के दौर में वो उन चीज़ों की नहीं ज़रूरत तो नहीं दी जा रही। तो दूसरी बात जो है आपने की नारेबाजी की शायरी की, तो आबिद साहब ये बड़ा उनकी मशहूर जुमला है, ये बात वो अक्सर करते हैं कि क्या जो दूसरी जानिब से शायरी की जा रही है, रिजत पसंदी की तरफ से जो शायरी की जा रही है मोहब्बत पे,
तो क्या वो नारेबाजी की मोहब्बत नहीं, क्या वो नारेबाजी का शेर नहीं? जैन साहब, हमारा एक सेगमेंट है इस प्रोग्राम का कि हम शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, प्राइमरी से शॉर्ट क्वेश्चन करते आ रहे होंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे निगरान कोई नहीं है। हाँ, जज करने वाले हमारे नाजरीन ज़रूर हैं। तो शायर झूठ नहीं बोलता, आप बिल्कुल फ्री एंड फेयर होके, शायर डरता नहीं है, डरे बगैर जवाब देंगे और सच बोलेंगे। तो सेगमेंट का आगाज़ किया जाए। हाँ जी जरूर। आज के आपके जो हम असर शुअरा हैं, हम असर से मुराद नौजवान जो अच्छा शेर कह रहे हैं, उसमें से कौन आपको पसंद है? अहमद फरहाद और अम्मार इकबाल। क्या बात है, फरहाद भाई माशाल्लाह बहुत कमाल के शायर हैं, और अमार भाई भी, अमार इकबाल बहुत अच्छा शायर है। तो दूसरा सवाल, क्लासिक्स में जिसने आपको मुतासिर किया, उनमें से आप किसका नाम लेना पसंद करेंगे? गालिब और मीर, दो क्लासिकल के बेहतरीन शायर हैं जिन्होंने मुझे बहुत मुतासिर किया। क्या बात है, गालिब साहब और मीर साहब तो उस्तादों के उस्ताद हैं, मतलब शायरी की इंतहा है। आज भी मॉडर्न शायरी उनकी मानी जाती है। मसलन जैसे कि उनका एक लाजवाब शेर है, उसमें आप थॉट देखें कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। क्या अच्छा शेर है, कमाल है, मतलब गालिब ही है। ऐसे ही। तो मेरा दूसरा आपसे जो मैं अब थोड़ा सा आपकी ज़ाती ज़िंदगी में घुसने की इजाज़त चाहूँगा, हाँ जी। आशिक मिजाज हैं कि नहीं? हाँ, एक हद तक, जितना एक नौजवान को होना चाहिए। कितने इश्क हुए फरिश्तों को निकाल के? जैसा कि आप पहले कह रहे हैं कि फरिश्तों के लब सूखते, आप देखते हैं, फरिश्तों को निकाल के अपोजिट जेंडर आप कह लें या कुछ भी जो दुनिया में ज़ाहिरी इश्क है, कितने हुए? आप झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का डर नहीं होना चाहिए। आप प्रोग्रेसिव थॉट के शायर हैं, डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं। मुझे इश्क तो सिर्फ फरिश्तों से ही हुआ, और जहाँ तक ताल्लुक है कि आम रवायती फिजिकली और जो ये हैं दूसरे माशके, उनमें से फिलहाल तक तो कोई भी नहीं, अभी तक कोई इश्क नहीं हुआ। ये सच बात बता रहा हूँ आपको कि अभी तक कोई इश्क नहीं हुआ। मतलब आप फरिश्तों को मानते भी हैं, यानी कि आप पर जो तरक्की पसंद मुसन्निफीन हैं, जो प्रोग्रेसिव थॉट के हैं, आप पर तो ये इल्ज़ाम लगता है कि आप मजहब के मुखालिफ हैं। शहजाद साहब, जहाँ तक है कि प्रोग्रेसिव, आप तो खुद माशाल्लाह एक अच्छे प्रोग्रेसिव आदमी हैं, प्रोग्रेसिव राइटर्स को आगाज से आपने पढ़ना शुरू किया, लेकिन मुझे इस बात पे बड़ी हैरानगी हुई कि आपका ये सवाल था कि प्रोग्रेसिव लोग मजहब के खिलाफ हैं। सर, ये अवाम जानना चाहते हैं, हम कंफ्यूजन है पब्लिक के दरमियान। मैं यही बात यहाँ पर बताऊंगा कि हम मजहब के खिलाफ नहीं हैं, हम एथीस्ट नहीं हैं। एथीस्टिज्म आपका जाती मामला है, मजहब हमारे मुताबिक मजहब आपका जाती मामला है। भाई मैं सारी रात नमाजें पढ़ता रहूं, सर नीचे कर कर और पाँव ऊपर करके इबादत करता रहूं, और सुबह उठकर अपने हमसाये के सर में ईंटें मारूं, उसको माँ बहन की गालियों से नवाजूं, तो कहाँ गया मेरी नमाजें और कहाँ गए मेरे हज? मैं हज करने चला जाऊं अपनी बहन की जमीन के ऊपर काबिज बनकर, मेरा हमसाया भूखा मर जाए और मैं वहाँ जो अपने रिश्तेदारों में ज़कात बांटता फिरूं, ये कहाँ की इंसाफ है, ये कहाँ का मजहब है? हम इस चीज़ के खिलाफ हैं, हम उस सरमायादार के सोच के खिलाफ हैं जिसको मौलवीइज्म सपोर्ट करती है। हम मजहब के खिलाफ नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपका वो फरिश्तों वाला सवाल था, तो वो जो उसका जहाँ तक ताल्लुक है, वो फरिश्ते एक इस्तारा समझ लें आप, वो कोई आदमी भी हो सकता है जिसे हम फरिश्ता कह रहे हैं। साहब, आप खुल के बात नहीं कर रहे, आप कहते हैं कि फरिश्तों को इस्तियारा समझ लें, समझ लिया। अब थोड़ा सा, क्या वो जो इस्तियारे हैं जिनको आप फरिश्ता कह रहे हैं, उनमें हुस्न में कोई चीज़ तो अच्छी लगती होगी? तो हाँ, हुस्न के अंदर जो है, अपोजिट जेंडर के अंदर मुझे आंखें और होंठ बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। ये जो घड़ी की टिक टिक है ना, ये जो घूमती रहती है हमारी ज़िंदगी में, टिक टिक टिक, इसका ख्याल हमें बहुत करना पड़ता है। ख़ास तौर पे जब हम कैमरे के सामने बैठे हैं, हमें इसका ख्याल करना पड़ता है। मुझे अफसोस है कि हमारे पास टाइम कम है। तो आखिर में मैं अपने नाजरीन के लिए ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपनी खूबसूरत अंदाज वाली कोई नज़म हमारे नौजवानों के लिए, हमारे देखने वालों के लिए, हमसे मोहब्बत करने वालों के लिए ज़रा अनायत फरमाएं। नज़्म है शब आलूद से दिन,
तेरी आंखों पे फना हो के भी कुछ मिल न सका, तेरी आंखों पे फना हो के भी कुछ मिल न सका, तेरे होंठों पे तबस्सुम को तरसते काटे, वो कई दागे तमन्ना में शब आलूद से दिन, रोज हर शाम सहर होने का धोखा देती। मेरी गर्दन में रसन है तेरे होने की दलील, मेरी सांसों में थकन है तेरे आने की नवीद, मेरा ये चूर बदन और बदन पर हर जख्म मुझको अब भी तेरे मिलने का यकीन देता है। तू कभी सुर्ख कबा पहने हुए आ जाए, मैं तुझे देख के फिर ऐसे ही जी उठूंगा, जैसे टूटी हुई टहनी पे कोई फूल खिले, जैसे सूखे हुए दरिया में कोई मौज उठे। तेरी आंखों में चरागों को जलाने के लिए कितने परवाने हैं जलने की सजा काट चुके, तेरे रुखसार की सुर्खी को बचाने के लिए कितने उशाक बदन तार पे जा लटके हैं, तेरी आंखों पे फना हो के भी कुछ मिल न सका। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया जैन साहब, मेरे दोस्त। बहुत नवाज़। आप जीते रहें, सलामत रहे, अल्लाह आपको और तरक्कियाँ दे। आप हमारी कौम के लिए नवीद हैं, किरण हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि इस प्रोग्राम में जिनको आप चाहते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, मुख्तलिफ शख्सियात, अदब से ताल्लुक़ रखने वाली, मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हमारे प्रोग्राम में आती रहेंगी और अपने कीमती वक्त में से अपनी खूबसूरत ज़िंदगी के कुछ लम्हात यानी 20 मिनट हमारे साथ गुजारेंगे और हम आपके साथ उनकी ज़िंदगी के वाक़यात, हालात और जिनसे आप मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, वो आपसे अपनी थॉट्स शेयर करते रहेंगे। हमें अब दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।